नमस्कार। आज बात एक ऐसे देशभक्त की जिसकी कहानी में देशभक्ति की परिभाषा थोड़ी अलग है। एक ऐसा शख्स जिसने भारत की आज़ादी के लिए दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक मुकदमे से, एक ऐसे पल से जिसने एक पूरे साम्राज्य के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। सोचकर देखिए, साल है 1945, महीना नवंबर का। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ है और जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जहां माहौल में एक अजीब सा तनाव है। ब्रिटिश राज अपने ही 3 पुराने अफसरों पर मुकदमा चला रहा है। पर यह सिर्फ कोई आम मुकदमा नहीं था, नहीं, ये तो भारत के भविष्य का एक प्रतीक बन चुका था। और कटघरे में कौन खड़े थे? ये 3 लोग। कैप्टन शाहनवाज खान, एक मुस्लिम, लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक सिख, और कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, एक हिंदू। इन तीनों का यूं एक साथ खड़े होना अपने आप में एक बहुत ताकतवर संदेश था। ये उस एक भारत की तस्वीर थी जिसे ब्रिटिश राज शायद तोड़ना चाहता था। और इन पर इल्जाम क्या था? देशद्रोह का, अपनी शपथ तोड़ने का और सम्राट के खिलाफ जंग छेड़ने का। मतलब ये सबसे संगीन इल्जामों में से एक था जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। सब कुछ दांव पर लगा था। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आके खड़ा हो जाता है, ये लोग कौन थे? क्या ये देशभक्त थे जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, या फिर ये गद्दार थे जिन्होंने अपनी फौज को धोखा दिया था? ये सवाल आज भी गूंजता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जिसके कहने पर इन सैनिकों ने हथियार उठाए थे, और वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब प्यार से नेताजी कहते हैं, वो शुरुआत में महात्मा गांधी के साथ ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, मतलब मुख्य धारा के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत अहम हिस्सा। लेकिन बोस के ख्याल कुछ अलग थे। कांग्रेस जिस धीमी रफ्तार से चल रही थी और ब्रिटिश राज से निपटने के जो नरम तरीके थे, उनसे बोस को धीरे धीरे निराशा होने लगी। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी, आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ और करना होगा। यहाँ देखिए, दोनों महान नेताओं के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसा और आत्मनिर्भर गांवों पर यकीन करते थे, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। उनका सपना था एक मजबूत इंडस्ट्रियल भारत का। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। और यहीं से बोस की कहानी का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसे गठबंधन बनाए जिन पर आज भी बहस होती है। बोस ने एक पुराने सिद्धांत पर काम किया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था, लेकिन नैतिक तौर पर यह उतना ही पेचीदा भी था। तो इसी सोच के साथ बोस भारत से निकल गए। उनका ये सफ़र उन्हें पहले नाज़ी जर्मनी ले गया और फिर शाही जापान। उनका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी सेना तैयार करना जो अंग्रेज़ों को सैन्य ताकत से चुनौती दे सके। पता है, खुद महात्मा गांधी ने, जिनके साथ बोस के इतने मतभेद थे, उनके बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बोस एक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, भले ही वे गुमराह हो। ये बात बोस की शख्सियत की पूरी जटिलता को बयां कर देती है। चलिए अब जरा उस सेना की बात करते हैं जिसे बोस ने खड़ा किया था, आज़ाद हिंद फौज, यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनए। तो देखिए, आईएनए बनी थी 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में। इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन भारतीय युद्धबंदियों से बनाया गया था जिन्हें जापानियों ने पकड़ा था। फिर 1943 में बोस ने इसकी कमान संभाली और इसमें एक नई जान फूंक दी। लेकिन 1945 आते आते मित्र देशों की ताकतवर सेनाओं के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। देखिए, सच तो ये है कि सैन्य ताकत के लिहाज से आईएनए एक कागजी शेर की तरह थी। उनके पास न तो ढंग के हथियार थे और न ही रसद। वो मित्र देशों की बड़ी और संगठित सेनाओं के सामने टिक नहीं सकते थे। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, आईएनए की असली ताकत उसकी बंदूकों में नहीं थी, बल्कि उसके प्रतीक में थी। सोचिए, ये पहली बार था कि एक भारतीय सेना एक भारतीय झंडे के नीचे भारतीय अफसरों की कमान में भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बहुत बड़ा था।
और यही असर हमें वापस लाल किले के उस मुकदमे पर ले आता है जिसका नतीजा इतना अप्रत्याशित था कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अंग्रेजों ने सोचा था कि ये मुकदमा उनकी ताकत का प्रदर्शन होगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। जो राजनीतिक पार्टियां दशकों से एक दूसरे के खिलाफ थीं, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो भी इन अफसरों की रिहाई की मांग पर एक साथ आ गईं। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ही बगावत का डर पैदा हो गया। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑचिनलेक ये बात समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि अगर इन तीनों को सजा दी गई तो पूरी भारतीय सेना में विद्रोह हो सकता है। अपनी सत्ता की नींव हिलती देख उन्होंने सजाएं रद्द कर दी। जिन लोगों को गद्दार कहा जा रहा था वो हीरो बनकर बाहर आए। इस पूरे घटनाक्रम का असर कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो कई सालों बाद खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने दिया। उन्होंने माना कि आईएनए के इन मुकदमों ने और उसके बाद भारतीय सेना की वफादारी पर उठे सवालों ने अंग्रेजों को ये एहसास दिला दिया था कि अब भारत पर उनका राज चल नहीं सकता। कितनी अजीब बात है, जिस आज़ादी के लिए बोस ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी वो उसे कभी देख नहीं पाए। कहा जाता है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये सच है? यहीं से एक और रहस्य जन्म लेता है। आज भी टोक्यो के रिंकोजी मंदिर में उनकी राख मानी जाने वाली अस्थियां रखी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार की कई जांचों के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि वो राख वाकई नेताजी की हैं भी या नहीं। ये एक अनसुलझा सवाल है जो उनकी विरासत की तरह ही रहस्यमयी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक गुमराह गद्दार, एक प्रैक्टिकल हीरो जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, या फिर इतिहास का एक रहस्यमयी साया? उनकी विरासत पेचीदा है और इस पर बहस आज भी जारी है।